हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। आज हम लोग सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हिंदी पेडागोजी के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग भाषा शिक्षण के बारे में देखेंगे। भाषा क्या है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या है, भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है। और हिंदी पेडागोजी जो है ये 30 प्रश्न इससे आते हैं। इसमें 15 प्रश्न हिंदी पेडागोजी से रहते हैं और 15 प्रश्न गद्यांश और पद्यांश से आते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भाषा। पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या है। तो भाषा जो है हमारी समाज से जुड़ने का एक साधन है। इसके माध्यम से ही हम अपने समाज के साथ जुड़ते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। उसकी भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा जो है वो एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा ज्ञानार्जन का साधन है एवं यह व्यवहारिक होती है। हमारी भाषा जो है वह ज्ञानार्जन का साधन है और क्या है, यह व्यवहारिक होती है, न कि मनोवैज्ञानिक होती है। भाषा पढ़ने लिखने व संप्रेषण का एक उत्तम साधन है। भाषा जो है पढ़ने लिखने एवं संप्रेषण यानी कि बातचीत करने का एक मुख्य साधन है। इसके माध्यम से ही हम अपने विचारों को बोलकर लिखकर प्रकट करते हैं और एक दूसरे के विचारों को जानते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो ये सब किस माध्यम से होता है, तो भाषा के माध्यम से होता है। हमारी वाणी जो होती है वो अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से वाणी बदलती रहती है। तो यहाँ वाणी का अर्थ बोली से होता है दोस्तों। मौखिक रूप से तो हम जो भी कुछ बोलते हैं या फिर किसी के भी बारे में बोलते हैं तो वह अपना विचार हम बदल सकते हैं, किंतु जो लिखित रूप से दे दी जाए, लिखित कोई बात बता दी जाए तो वह कभी मिटती नहीं है। लिखित भाषा हमेशा रहती है। तो इसलिए लिखित भाषा जो है वो काफ़ी लिखित भाषा अस्थायी होती है और वाणी जो है यानी कि मौखिक भाषा जो है वो अस्थायी होती है। क्योंकि मौखिक भाषा तो इंसान बोलकर कभी भी पलट सकता है, अपने विचारों को बदलते रहता है, जबकि एक बार जो लिख दिया गया वह बदलता नहीं है। उसको बदलने के लिए हमें, जैसे कि देख लीजिए, कागज़ पर कुछ हमने लिख दिया तो उसे तो हम फिर मिटा नहीं सकते हैं, उस कागज़ को ही हमें फाड़ना पड़ता है। इसलिए लिखित भाषा जो है यह अस्थायी रूप से होती है और बोली जो होती है वो अस्थायी होती है। आगे हम देखते हैं भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या है। तो भाषा अर्जन की प्रक्रिया जो है वो सहज और स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन जो होती है वह स्वाभाविक, अपने आस पड़ोस से हम सीखते हैं, अनुकरण करके जो सीखते हैं वही हमारी भाषा अर्जित की हुई होती है। भाषा अर्जन जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें हम किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसे सिखाने के लिए हमें कोई नियम कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भाषा का अर्जन हम अपने आस पड़ोस समाज से करते हैं, अपने परिवार से करते हैं। भाषा अर्जन जो होती है इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। औपचारिक साधन का क्या अर्थ होता है, तो औपचारिक साधन का यही अर्थ है कि अगर किसी संस्था में जाकर हम कोई भाषा सीखते हैं, किसी निश्चित समय, किसी निश्चित स्थान पर जाकर, किसी निश्चित पाठ्यक्रम के माध्यम से हम कोई भाषा सीखते हैं, तो या फिर किसी भी कोई भी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वह औपचारिक हो गई। और भाषा तो हमारी जो है वो औपचारिक साधन की आवश्यकता इसके लिए नहीं पड़ती है। भाषा अर्जन के लिए हम अपने परिवार, आस पड़ोस, समाज के माध्यम से ही इसे ग्रहण करते हैं। यह अनौपचारिक रूप है, ना कि औपचारिक। आगे हम देखते हैं कि भाषा अर्जन में किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये तो हमने पहले ही बता दिया दोस्तों। भाषा अर्जन जो होती है यह सहज होती है, स्वाभाविक होती है। यह स्वाभाविक रूप से हम सीखते हैं, देखते हुए सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। बच्चा छोटा होता है तो वह धीरे धीरे अपने परिवार, माता पिता, अपने दादा दादी या फिर अपने परिवार के किसी भी सदस्य, आस पड़ोस, मित्रों से उन्हें देखकर ही भाषा, एक दूसरे की भाषा सीखता है, अपनी मातृभाषा सीखता है। उसके लिए उसे किसी औपचारिक संस्था या फिर साधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि किसी संस्था में जाकर उसे भाषा सिखाया जाए। अब आगे हम देखेंगे भाषा अधिगम। भाषा अधिगम क्या है, तो भाषा अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना, लर्निंग करना।
तो भाषा अधिगम जो है इसे हम सीखते हैं। किसी भी प्रकार की अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अधिगम करने के लिए कोई भी चीज़ हमें सीखने के लिए औपचारिक साधन का प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि किसी संस्था किसी माध्यम से हम सीखते हैं। और यह जो प्रक्रिया सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी जीवन भर चलती रहती है, ना कि रुक जाती है। वृद्धावस्था तक हम कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं अपने जीवन के अंत समय तक, इसीलिए इसे जीवन पर्यंत सीखने वाली प्रक्रिया भी माना गया है अधिगम की प्रक्रिया को। और भाषा अधिगम जो है, भाषा अधिगम में हमें नियम एवं व्याकरण का प्रयोग करना पड़ता है। भाषा के अधिगम के लिए हमें नियम व्याकरण के सूत्रों का उपयोग करना पड़ता है। व्याकरण सम्मत भाषा हम सीखते हैं, उसमें व्याकरण के नियमों का भी कड़ाई से पालन किया जाता है भाषा सीखने के लिए हमें, जबकि भाषा अर्जन करने के लिए हमें किसी भी नियम या फिर व्याकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भाषा अधिगम जो है इसे द्वितीय भाषा के नाम से भी जाना जाता है। तो भाषा अधिगम को किस भाषा के नाम से? द्वितीय भाषा के नाम से जाना जाता है। भाषा अधिगम जो है वह विद्यालय में प्रारंभ होता है। हमारा भाषा अधिगम यानी कि भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे विद्यालय से प्रारंभ होती है, यानी कि विद्यालय में जब हम जाते हैं प्रारंभिक अवस्था में, तो विद्यालय से ही हम भाषा सीखना प्रारंभ कर देते हैं। तो दोस्तों, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बारे में भी हमने देख लिया, भाषा के बारे में भी देख लिया। 3 टॉपिक हमारे क्लियर हुए। अब हम आगे पढ़ेंगे भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम के संदर्भ में विद्वानों के क्या विचार हैं। कुछ विद्वानों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम के बारे में, तो उन्हीं के बारे में हम जानते हैं। पहले विचारक हैं वाइगोस्की। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होती है। वाइगोस्की जो है वो बच्चों की भाषा सीखने में महत्वपूर्ण मानते हैं समाज को। उनके अनुसार समाज के माध्यम से ही समाज के साथ जब बच्चा संपर्क करता है तो भाषा सीखता है। इसीलिए वाइगोस्की का कहना है कि बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। पियाजे महोदय का देखते हैं। पियाजे ने कहा है कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। तो पियाजे ने भाषा सीखने में संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति, जिस प्रकार से हम संज्ञानात्मक तंत्रों को सीखते हैं, अर्जित करते हैं उनका ज्ञान, तो उसी प्रकार से परिवेश के साथ यानी हमारे आस पड़ोस के साथ अंतःक्रिया जब हम करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो उसी माध्यम से हमारी भाषा जो होती है वो विकसित होती है। तो परिवेश के साथ अंतःक्रिया का माध्यम किसने माना है भाषा अधिगम में? तो यह पियाजे महोदय ने माना है। दोस्तों, आप सभी याद रखिएगा, कभी कभी भाषा के विचारकों के विचार भी पूछ लेते हैं, भाषा की परिभाषा पूछ लेता है कि किसने कहा है कि भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। तो वाइगोस्की हैं। और भाषा को सीखने में अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान किसने दिया है? तो यह पियाजे ने दिया है। तीसरे विचारक हैं चमस्की। चमस्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। चमस्की महोदय ने कहा है कि भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ ही पैदा होते हैं। तो चमस्की महोदय ने कहा है कि भाषा की जो क्षमता होती है वो बालकों में जन्मजात होती है और इस क्षमता के साथ ही वो पैदा होते हैं, यानी जन्म के साथ ही बच्चा में जन्मजात गुण होता है भाषा सीखना। इसे वह भाषा अर्जन की क्षमता में महत्वपूर्ण माना है। किसने माना है? तो चमस्की महोदय ने माना है कि बच्चे भाषा की क्षमता के साथ ही यानी कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये किसने कहा है? तो चमस्की ने कहा है। तो दोस्तों, आप सब ने देख लिया वाइगोस्की, पियाजे और चमस्की, इन तीनों के ही विचार जो है भाषा के बारे में महत्वपूर्ण है। इन्हीं तीनों से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए इन तीनों के बारे में हमने बता दिया। उम्मीद है जो भी बताया हमने आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य, यानी कि भाषा सीखने का प्रमुख उद्देश्य क्या है हमारा, उसके बारे में जानेंगे। तो भाषा शिक्षण का पहला उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, ऐसा वातावरण हमें देना चाहिए। इस वाक्य का यही कहना है कि बच्चों की स्थिति यानी कि बच्चे विभिन्न परिवेश में जिस भी स्थिति में होते हैं उसमें वह
अपनी भाषा का सुचारू रूप से प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके, उसे ऐसा वातावरण हमें बच्चों को देना चाहिए और विभिन्न प्रकार की स्थितियों में उन्हें भाषा को प्रभावी प्रयोग का अवसर हमें देना चाहिए। हर स्थिति में उनके भाषा प्रयोग को सीखने का अवसर देना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि अपनी बात को दूसरों के समकक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना हमारी भाषा का प्रमुख उद्देश्य है। भाषा का यही उद्देश्य है कि हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त कर सके, उन्हें बता सके, अपने विचारों को उनसे जुड़ सके, उनके विचारों को भी ग्रहण कर सके। यही हमारी भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य होता है। तीसरा उद्देश्य है कि भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार प्राप्त करना, यानी कि भाषा प्रयोग की जो कुशलता होती है, भाषा प्रयोग की जो क्षमता होती है, उस पर हमारा अधिकार प्राप्त हो, सही ढंग से सुचारू रूप से शुद्ध और स्पष्ट भाषा हम सीख सकें। यही भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है और भाषा सिखाने का भी यही मुख्य उद्देश्य है कि हर परिस्थिति में, हर परिवेश में बच्चा अपनी भाषा का सही ढंग से प्रयोग कर सके। अगला उद्देश्य है बच्चों की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, यानी कि भाषा का उद्देश्य यह भी है कि बच्चों की विभिन्न गतिविधियों में उनकी सक्रिय रूप से भागीदारी सुनिश्चित हो। भाषा शिक्षण का अगला उद्देश्य है कि बच्चों को करके सीखने का अवसर देना चाहिए। बच्चे जब करके यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखते हैं, तो वह अवसर जब बच्चों को दिया जाता है तो वह बड़ी आसानी से कोई भी कार्य सीखते हैं। गतिविधि के माध्यम से जब वह सीखते हैं तो भी आसानी से सीखते हैं। बच्चों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करानी चाहिए, यानी कि किसी भी कार्य में उनका योगदान जरूर लेना चाहिए और बच्चों के विचारों में भी स्वतंत्र आज़ादी देनी चाहिए। उनके विचारों को अभिव्यक्त करने का, यानी उनके बात को कहने का समझना चाहिए और बच्चों की विचारों को भी हमें महत्व प्रदान करना चाहिए। भाषा शिक्षण का अगला उद्देश्य है कि बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, यानी कि बच्चों के जो भाषा होती है, उसकी मातृभाषा होती है, जो वह अपने परिवेश से, अपने समाज से अर्जित करता है और जो वह स्कूल में सीखता है, इन दोनों भाषाओं को में आपसी संबंध होना चाहिए। एक दूसरे को विस्तार देना चाहिए, उनके स्कूली भाषा को एक दूसरे से जोड़ते हुए उसका विकास करना चाहिए। अगला है कि भाषा का सृजनशील व कल्पनाशील प्रयोग करना चाहिए, यानी कि भाषा का हमें हमेशा नए नए कार्यों के सृजन में उसका उपयोग करना चाहिए। रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना भी चाहिए। भाषा का यही मुख्य उद्देश्य है कि रचनाओं के माध्यम से हम विभिन्न विषयों से जुड़ें। भाषा का अगला उद्देश्य है कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उनका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य है। तो हमारी उच्च प्राथमिक स्तर पर सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को बच्चे पहचान सके और उसका सही रूप से विश्लेषण कर सके। यही भाषा सीखने की मुख्य उद्देश्य है। विभिन्न साहित्यिक विद्याओं की समझ का विकास करना भी हमारे भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि हर प्रकार की साहित्यिक विद्याओं में हम पारंगत हों, उसे समझने में, हमारी प्रयोग करने में हमारी कुशलता विकसित हो। यही भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, हमने भाषा शिक्षण के कई उद्देश्य भी देख लिए। ये सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सभी जो शब्द हैं, सृजनशील, कल्पनाशील, ये सब सकारात्मक शब्द हैं। सकारात्मक व्यूज में ये वीडियो बनाए गए हैं। जो भी आपने शब्द सुने, वाक्य देखे, ये सभी सकारात्मक हैं। अगर ऐसे ऑप्शंस आपके एग्ज़ाम में आ गए क्वेश्चन के ऑप्शंस के रूप में, तो उसमें आप बेहिचक टिक कर सकते हैं, आपके आंसर सही होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो अगर आप सभी हमारे साथ सीटेट के फुल नोट्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे वीडियो को देख सकें। इसके साथ ही हम प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।